हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको रेस्पिरेशन मतलब लगता है कि सिर्फ ब्रीथिंग करना रेस्पिरेशन होता है, लेकिन आज मैं आपका वो जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन के बारे में वो पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का एक मीनिंग समझते हैं। द प्रोसेस इन विच बॉडी ऑब्टेन एनर्जी। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी एनर्जी ऑब्टेन करती है। मान लो आपने खाना खा लिया, खाने में से जो भी थे क्या थे न्यूट्रिशंस, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज, फैट्स का फैटी एसिड्स और प्रोटीन का अमाइनो एसिड लेकर तो आए, ग्लूकोज वगैरह सब आ तो गया, लेकिन उसमें से अब एनर्जी जो ऑब्टेन करनी है वो काम कौन करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप बाहर गए, बाहर से आपने खाना लेकर आए, आप रेगुलर जो भी खाना खाते हो सब्जी लेकर आए, अब उसको कच्चा तो नहीं खा जाते हो, पका के खाते हो, बिकॉज उसमें से आपको एनर्जी ऑब्टेन करनी है। तो बस तो उसी की वजह से यहां पर हमने जो डाइजेशन किया उसमें से हमने फूड निकाले, जो भी हम लोग ने ग्लूकोज वगैरह, अब उसमें से एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो वो काम कौन करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। और किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। तो देखो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मैंने यहां पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो सेल्स के अंदर देखते हैं, मतलब उसको सेल्यूलर भी हम लोग बोलते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होता है, और जो एक्सटर्नल है जो हम लोग ये करते हैं, ठीक है, जो ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग जो है एक पार्ट है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का है। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग एक्सटर्नली समझते हैं, बाद में मैं आपको इंटरनली, जैसे मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया था प्रोसेस के साथ, वैसे समझाऊंगा। पहले एक्सटर्नली उसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल में आता है इनहेलेशन, अंदर लेना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इज कॉल्ड inhalation. During this process, the ribs comes out and the diaphragm moves down, and the increase the volume inside the lung and reduces the pressure. As a result, air moves towards the lung. मतलब आप जब अंदर लेते हो तो आपके जो लंग्स के अंदर की इनसाइड की स्पेस होती है वो क्या होती है? बढ़ती है, और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ फैलते हैं। ऐसा होता है, डायफ्राम बताऊंगा कहाँ है, ऐसे हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है। देखो क्या बोला है, रिप्स कम आउट, मतलब डायफ्राम मूव्स डाउन, नीचे की तरफ जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? जो लंग्स के इनसाइड का वॉल्यूम होगा, जो लंग्स हो गए उसके इनसाइड का वॉल्यूम होगा, बढ़ेगा, और वहां पर एयर आएगी, अंदर आएगी। और एक्सहेलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप गोज एंड डायफ्राम मूव्स अप, reduces the volume, increase the pressure, as a result air moves out। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप समझो, बात को समझो, जब हम इनहेल करते हैं तो हम एयर इन्हें ढूंढने नहीं जाते, है ना, हम ढूंढने नहीं जाते, हम क्या करते हैं? रीच ऑक्सीजन, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? एयर रीच ऑक्सीजन, मतलब हमारे जो एटमोस्फेयर में हम लोग ऑक्सीजन इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तब क्या होता है? एक्सहेलेशन में क्या होता है? जब हम लोग अंदर लेते हैं तब जो अंदर का वॉल्यूम होता है, लंग्स का वॉल्यूम, वो अब कम होता है इनसाइड द लंग, एंड रिड्यूसेस, और रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी एक्सहेलेशन प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस चलती रहती है, बात समझो। आप जितना इनटेक करते हो उतना आउट कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 3-4 बार के बाद वो इतना अमाउंट ऑफ एयर बाहर आता है, मतलब जितना अंदर लोगे उतना बाहर आएगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो 3-4 बार घूमेगा, बाद में बाहर आता है। अब ये ऐसा क्यों है? मतलब 3-4 बार जब बाहर आएगी ना, तब जाके उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जितना इनटेक हुआ था एक बार में, उतना बाहर आता है। अब हम लोग इनहेल कहां से करते हैं? नॉस्ट्रिल से, या तो माउथ से बोल दो। तो ये सारी चीजें को हम लोग आज समझने वाले हैं, स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे, और क्या क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। और दूसरा एक बात बताना भूल गया, देखो मैंने जस्ट देखा कि एक्सेल के अंदर हम लोग क्या देते हैं, आपको इनहेल के अंदर पूछेंगे एग्जाम में, क्या आप जब इनहेल करते हो तब मैक्सिमम क्या होता है? तो मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है, और जब एक्सेल करते हो तो मैक्सिमम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके अंदर। ठीक है, बिकॉज हम लोग का एक्सक्रीट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे चलते हैं।
तो ये है हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। सब यहाँ पर जंक्शन बनाया हुआ है, सब यही है। तो इसी को हम लोग को आज समझना है। नाक के जो 2 गड्ढे हैं ना, उसके अंदर से जाते हैं। कैसे होता है चलो देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर प्रोसेस की बात करूंगा, बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा सब एक ही साथ हो गया था आपको। तो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। द एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल. द एयर पासिंग थ्रू नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय अ फाइन हेयर line passage. The passage is also lined by a mucus which help in this process. देखो क्या बोला है, air taken into the body through nostrils, मतलब जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो कहां से जाती है, नॉस्ट्रिल से जाती है। थ्रू द नॉस्ट्रिल्स फिल्टर बाय अ हेयर, नाक पे बाल होते हैं ना, क्यों होते हैं बाल, ऐसे ही काम काज करना। बाल क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। वो जो नाक में एयर आ रही है उसको फिल्ट्रेशन करेंगे। एंड ऑल्सो देयर इज अ म्यूकस, होता है ना चिकना चिकना, इन दिस प्रोसेस वो भी इसके अंदर हेल्प करता है, चिक्काट। ओके, तो ये नॉस्ट्रिल का काम हो गया। नॉस्ट्रिल नसल पैसेज, वो जो नीचे कभी अभी नाक की नली जाएगी वो, है ना, तो उसको देखते हैं। अब देखो फेरिंग्स इज अ बॉडी कैविटी। नेक्स्ट आता है आपका, देखो नसल पैसेज हो गया, उसके बाद आ गया आपका आएगा फेरिंग्स। माउथ कैविटी तो यहां से भी लेते हैं हम लोग। तो फेरिंग्स इज अ बॉडी कैविटी दैट कनेक्ट द नसल कैविटी, मतलब ये हमारी जो नसल कैविटीज है, और माउथ कैविटी विथ लैरिंग्स एंड ऑसोफेगस। एंड ऑसोफेगस इट इज कॉमनली नोन एज थ्रोट। गला, थ्रोट हम लोग बोलते हैं ना, थ्रोट। तो क्या बोला है, इट्स अ बॉडी कैविटी दैट कनेक्ट द नसल पैसेज। वो एक कैविटी है जहां पर दोनों का कनेक्शन, किसका किसका, इट्स कॉमनली कनेक्ट द नसल कैविटी एंड द माउथ कैविटी विथ लैरिंग्स एंड ऑसोफेगस। ये देखो ये अपना जंक्शन पॉइंट है, यहां पर ही हमारा सब है। थ्रोट क्या बोलते हैं, ऑसोफेगस भी यही है, फूड पाइप भी यही है हमारा, सारी चीज हमारी लैरिंग्स, हमारा वॉइस बॉक्स भी यही है। ये सारी चीजें को कनेक्ट करता है वो फेरिंग्स है, और फेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोट। तो देखा हमारा गला दबा गला दबाता है कोई, है ना, अपने सांस लेने में सब प्रॉब्लम आती है, क्यों, क्योंकि सारा जंक्शन बॉक्स यही रखा हुआ है पूरा का पूरा। आगे क्या है, आगे है लैरिंग्स, जो अपना वॉइस बॉक्स है। अ ट्यूब शेप ऑर्गन इन द नेक कंटेन द वॉइस बॉक्स ऑफ द कॉर्ड. इट्स अबाउट 5 सेंटीमीटर. कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया. ठीक है, ये कहा किसके किसके, जो जंक्शन बॉक्स हमारा फेरिंग्स जहां पर सब मीट होता है, और दूसरा ट्रैकिया जो नीचे का पार्ट है, जो विंड पाइप है, वहां के दोनों के बीच में क्या है हमारा, लैरिंग्स है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट है ये देखो ट्रैकिया. A trachea is a wind pipe that connects the larynx to bronchus and the lung. It is a vital function providing the airflow from lungs for respiration. The ring-shaped cartilage in the throat, this ensures that the air passage do not collapse. ध्यान से समझना आप उसको। हमारा जो विंड पाइप होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया, दैट कनेक्ट विद द लैरिंग टू द ब्रॉन्चिस। मतलब ये जो पाइप होता है वो निकलता है, डायग्राम में समझाता हूँ। ये पाइप हमारा निकलता है, तो यहां से जाता है, लैरिंग से होते होते ये पाइप जाके ब्रॉन्चिस में कनेक्ट होता है। ठीक है, ब्रॉन्चिस में कनेक्ट हो जाता है, ब्रॉन्चिस बोला है यहाँ पर, ब्रॉन्चिस में कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा क्या है, ये पाइप जो होता है वो किससे बना हुआ रहता है, ये पाइप जो है वो सी शेप कार्टिलेजेस से बना होता है। मतलब ये जो रिंग से बना होता है, क्यों, बिकॉज ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए। जब हमारा विंड फ्लो हो रही है, कोलैप्स नहीं होना, एक फ्लेक्सिबल कार्टिलेज मसल से बना होता है, ताकि जब हमारी विंड फ्लो हो रही है तब वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए। अगर कोलैप्स हो जाएगा तो हम कोलैप्स हो जाएंगे, टाटा बाय बाय सी यू, है ना। तो ये कोलैप्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसका वर्किंग होना चाहिए, इसलिए ये किससे बना होता है, सील शेप कार्टिलेजेस रिंग। आपको एग्जाम में पूछेंगे तो इसका लिखना शी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स। ओके, ये फ्लेक्सिबल मसल होता है जिससे ये कोलैप्स नहीं होगा। सेकेंडली नेक्स्ट आता है इपिग्लॉटस। इपिग्लॉटस है ना, एक दरवाजा है, इतना समझो, दरवाजा है। क्या है दरवाजा का, क्या काम है, समझाता हूं। देखो इपिग्लॉटस, द इपिग्लॉटस इज अ लीफ शेप फ्लैप कार्टिलेज लोकेटेड बिहाइंड द टंग and at the top of the larynx. The main function of an epiglottis seal of the windpipe during the eating, so food do not enter, exhale. Food is not accidentally inhaled. क्या काम करता है कि भाई जब हम खाना खा रहे हैं तो इपिग्लॉटस का काम इतना ही है, दरवाजा का काम इतना ही है, चल खाना आने दे, खाना आने दे, और यहां पर बंद करेगा, वो विंड पाइप बंद करेगा, खाने को आने देगा, खाना आने दे, खाना आने दे। अब गलती से अगर खाना
यहां चला जाता है तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, वो लंग्स भड़क जाता है। लंग्स बोलता है निकल, मेरे एरिया में से निकल, जल्दी निकल जल्दी निकल, वो भड़क जाएगा। मतलब इसकी वजह से फिर क्या होता है, नाक से बाहर आता है ना, हिचकी चालू हो जाती है ना। घर वाले बोलते तने पेली याद करती लागे छे, पेली मासी तारी याद करती लागे छे, तारी बेन पेली याद करती लागे। कोई याद नहीं करता है। वो होता ये है यहाँ पर कि लंग्स में अगर कोई चीज आ जाती है तो लंग्स बोलता है साला मेरे एरिया में नहीं आने का, निकल निकल निकल। तो रिवर्स प्रेशर डालता है उसके ऊपर। वो क्या लेगा, सिर्फ एयर वगैरह लेगा, बराबर, ऑक्सीजन रिच। और अगर उसके एरिया में कुछ दूसरा भलता घुसा तो बोलेगा निकल निकल निकल, चल 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 निकल। तो वो क्या करेगा, रिवर्स प्रेशर मारता है, बाहर की तरफ डालता है। इसकी वजह से कितनी बार हमारे नाक में से बाहर आता है ना, तो मुंह से ठोकते हैं बाहर, तो गलती से वो वापस वहां प्रेशर की वजह से वापस अपने फूड पाइप में घुस जाता है। तो वो इसकी वजह से हम लोग को हिचकी या कुछ और प्रॉब्लम होती है, और कितनी बार छींक आती है, नाक में से मस्त फिर खाना बाहर आता है। तो ये एपिग्लॉटस का काम इतना ही है कि अगर भाई ट्रैफिक पुलिस वाला है, आने दे आने दे आने दे, विंड आएगी तो विंड के साइड डालेगा, फूड आएगी तो फूड के साइड। अगर इसमें कोई लोचा पड़ा तो हमारी बॉडी के फंक्शन में लोचा पड़ जाता है। एपिग्लॉटस का काम समझ में आया? एक दरवाजा है जो ये काम करता है। एक्चुअली इतना डिटेल में इसलिए गया कि कितनी बार पूछ लेते हैं कि एपिग्लॉटस क्या करता है, तो यहाँ पर लिखा है एपिग्लॉटस एक फ्लैप कार्टिलेज है लोकेटेड बिहाइंड द टंग, और इसका मेन काम यही है कि जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप को बचाना है फूड को अंदर आने से, और विंड फूड पाइप में उसको भेज देना है, बस फूड पाइप में उसका एंटर करवाना है। नेक्स्ट आते हैं ब्रॉन्चिस। ब्रॉन्चिस है अ सिंगल जो होती है, पहले क्या होगा कि लैरिंग्स से आए, ट्रैकिया में आए और डिवाइड हुई। तो पहला जो आता है, पहला होता है ब्रॉन्चिस। पहला क्या होता है, ब्रॉन्चिस होता है। फिर उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अंदर, तो उसको बोलते हैं ब्रॉन्चियोल्स। उसको क्या बोलेंगे, फर्दर डिवीजन ऑफ ब्रॉन्चिस इनटू माइन्यूट ब्रांचेस इज कॉल्ड ब्रॉन्चियोल्स। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, उसको बोलेंगे ब्रॉन्चियोल्स। तो आपको डायग्राम में दिखाता हूं, देखो ये छोटे 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 डिवीजन हुए ना, ये रहे, देखो यहाँ पर लिखा है कि अंदर आए, बराबर, तो वो क्या हो गए, ब्रॉन्चियोल्स। अब ब्रॉन्चियोल्स के जो एंड पर होते हैं वो होते हैं एल्वियोलाई। अब इसका मेन काम होता है, इसका मेन काम क्या है एल्वियोलाई का, देखो पूछते हैं। Alveoli is an important part of the respiratory system whose function is to exchange oxygen and a carbon molecule. These are tiny balloon air sac at the end of the respiratory tract. मतलब अब भाई हमारा ऑक्सीजन पहुंच गया है, यहां पर आ गया है, O2 मिल चुका है। अब ये O2 को आगे लेके जाना है। यहां पर आपका ये जो स्ट्रक्चर का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब मैं जो समझाने वाला उसको ध्यान से समझना। ये सारा आपका स्ट्रक्चर था, जो भी मैंने बताया ये स्ट्रक्चर था। ऑक्सीजन पहुंच गया, एल्वियोलाई तक पहुंच गया, यहां तक। अब इसको लेके जाना है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इजीली सॉल्यूबल नहीं है कि भाई इजीली आएगा और चला जाएगा, वो इजीली सॉल्यूबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग को ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है HB, जिसका नाम होता है, क्या है HB, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, ये जो रिच ऑक्सीजन होगा वो हीमोग्लोबिन के पिगमेंट के थ्रू कैरी करेंगे, और कहां पर लेके जाएंगे, सेल्स में। अब आपका चालू होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब यहां से, डोंट वरी मैंने लिखा हुआ है लेकिन पहले आपको समझा देता हूं। अब आपका यहां से चालू होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन अब क्या है वो समझाने वाला हूं। कि जैसे ही यहां पर पहुंचा तो ब्लड क्या करेगा, ब्लड कैरी कर जाएगा, और कहां पर लेके जाएगा, सेल्स। सेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बिकॉज वहां पर अपना ये सारे रिएक्शन चल। हम लोग ने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था C6H12O6। अब उसके साथ हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, रिएक्शन करवाने वाले हैं। अब वहां पर ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो वहां से लाना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन तो गया, लेकिन वहां पर जो वेस्ट निकलेगा, जो रेस्पिरेशन हमारा जो एक्सेल है वो कार्बन है। तो वहां से जब रिटर्न लाना है तो वहां से कौन लेके आएगा, वो इजीली सॉल्यूबल है, तो विथ वाटर और विथ ब्लड वो फ्लो होके क्या करेगा, आ जाएगा। हीमोग्लोबिन ये काम नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन की मगजमारी, वो ऑक्सीजन लेके जाएगा लेकिन वो नहीं, तो वो इजीली सॉल्यूबल है, तो वाटर के थ्रू वापस उसको बाहर फेंकने में आ जाएगा, मतलब एक्सेल कर देंगे। ठीक है, तो उसको लाने का काम ये खत्म हो गया। अब इसका रिएक्शन के बारे में समझते हैं कि भाई ये होता कैसे है। ठीक है, उसके पहले समझो, उसके पहले मेरे को और दो चीज बतानी थी, मैं भूल गया। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि हम लोग ने अभी ऑक्सीजन को भेज दिया है माइटोकॉन्ड्रिया तक, सेल्स तक हम लोग ने भेज के रखा है,
वो पार्ट वहां पर है, उसका रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन उसके पहले आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवाते हैं और जिसको हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो आप लोग, जिसको ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम लोग तो हायर ऑर्गेनिजम्स है जिसको हाई, लेकिन जो ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, जिसको ज्यादा नहीं है तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चल जाता है। ऑल प्रोसेस अकोर इनसाइड द सेल दैट इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैक्सिमम जितनी भी प्रोसेस होती है, थोड़ी नोट है, समझाता हूँ। अब हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले, ये एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो सारी प्रोसेस कहाँ होती है? सेल्स के अंदर होती है, अकॉर इनसाइड द सेल, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन रेडी होता है कि भाई एक्सप्लेन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो आपको ये पूरा जो मैं अभी समझाऊंगा वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोरेज होता है, कहां पर होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सा? क्या नाम है उसका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक एमसीक्यू बन जाता है, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एटीपी के फॉर्म में अभी स्टोर कैसे होता है तो ये भी समझा देता हूं। देखो एक क्वेश्चन ही होगा आपके बुक में एटीपी के बारे में। समझो ये अपना सेल्स है और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपीज होते हैं और दूसरे फॉस्फेट्स होते हैं। तो क्या होगा? ये एडीपीज मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होते हैं, उसको हम लोग फॉस्फेट मतलब जो हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं वो फॉस्फेट मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे ये होता है ए, उसका होता है पी, दो फॉस्फेट के साथ रिएक्शन, और तीसरा हम लोग ये एक दूसरा तीसरा बॉन्ड होता है, तीसरा बॉन्ड होता है पी। तो एडिनोस ये क्या बन जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो बॉन्ड होता है ना उसके फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी। मतलब ये बॉन्ड एनर्जी स्टोर करता है हमारे बॉडी के अंदर, और जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस उल्टी करते हैं और इसको ब्रेक करवा देते हैं। और जैसे ये प्रोसेस ब्रेक होती है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हम लोग एनर्जी उसका यूज करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। हम लोग को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था आपका जो एटीपी फॉर्मेशन था। आपको एक क्वेश्चन है यहां पर से अराइज होता है एटीपी फॉर्म। तो एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपीज होते हैं, जो एडीपीज है वो फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं और बॉन्ड के अंदर हमारी एनर्जी क्या होती है? स्टोर होती है, और उसको हम लोग नाम देते हैं एटीपीज। क्या नाम देते हैं? हम लोग उसको नाम देते हैं एटीपीज। देखो सिंथेसिस ऑफ, थोड़ा उसकी डेफिनेशन पढ़ जाता हूं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेल immediately used as ATP molecule ADP in the inorganic phosphate. Store energy. The terminal of phosphate is linked with the ATP and broken down using water. Then equivalent amount of energy. That means the much energy stored in the terminal in the phosphate linkage. मतलब ये बॉन्ड के अंदर मेस्ट एनर्जी स्टोर होती है, उसका यूज करते हैं हम लोग बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, मतलब एक्टिविटीज करने के लिए। नेक्स्ट है अपना, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी। हाँ, ये आपका एक एमसीक्यू है कि एटीपी जो होता है एक एनर्जी करेंसी होता है। एनर्जी करेंसी होता है फॉर मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर प्रोसेस, मतलब जो भी सेल्यूलर प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर इसको एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी, एनर्जी का करेंसी है। अब भाई हमने ऑक्सीजन भेजिया, उसको समझ लेते हैं, बिकॉज उसमें से ही तो एनर्जी, मतलब ये जो एटीपी है उसी के अंदर से बनाना है, तो उसको हम लोग वो रिएक्शन को जरा समझ लेते हैं। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ये फिगर मिल जाएगी आपको, मैंने वहीं से ली है, कि जो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज होता है ना। ग्लूकोज जब सेल के पास आता है, मान लो ये सेल है, तो जब इसके अंदर जाता है ग्लूकोज, तो उसका कन्वर्जन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। क्योंकि ये देखो, ये जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसको किस में लाते हैं? उसको लाते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और वो होता है, उसको बोलते हैं पाइरुवेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइरुवेट बोलते हैं। अब ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होता है। अब मान लो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनएरोबिक होगा, एनएरोबिक में हो रहा है, तब क्या होगा? तब ईस्ट मतलब जो बैक्टीरिया, जो स्मॉल क्रीचर्स है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा? तब उसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन चल जाता है, ऑक्सीजन तो इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन वाला, मतलब C2H5OH, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल, समझते हो ना, वही है यहाँ पर, बराबर, दारू का। तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी। अब दूसरा मैं ये वाला समझाता हूं पहले। इन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हमारी बात करें, हम लोग की बात करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
मतलब जो ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, प्लस क्या फॉर्म होगा, प्लस वाटर फॉर्म होगा, और प्लस क्या होगी, एनर्जी, बिकॉज हम लोग को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अब बात समझना कि क्यों हमारा एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, मतलब दैट इज एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, आप लोग समझ सकते हो। सो कहने का मतलब ये हो रहा है कि हम लोग को ऑक्सीजन क्यों मस्ट है, बिकॉज हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा एनर्जी प्रोडक्शन एकदम किसके ऊपर, ऑक्सीजन, मतलब जितना रिच ऑक्सीजन हमको मिलेगा उतना ज्यादा हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा, और उसके लिए हम लोग को इतने एनर्जेटिक न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे। इसलिए देखना ऑन फील्ड जो ग्लूकोज लेवल ज्यादा होता है, क्यों ग्लूकोज लेते हैं, बिकॉज जैसे हम लोग ने ग्लूकोज लेंगे तो ग्लूकोज का क्या होगा, रिएक्शन होगा ऑक्सीजन, और हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा। इसलिए आपने देखा होगा क्रिकेटर्स वगैरह को कि ऑन फील्ड वो लोग बनाना ज्यादा खाते हैं, तो ग्लूको बनाना जो होता है हाई ग्लूकोज कंटेन करता है, और उसकी वजह से उसका कन्वर्जन एनर्जी में जल्दी हो जाए और ज्यादा वो लोग को एनर्जी मिले। ठीक है, यहां पर जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा वो लेस होगा, लेस एनर्जी होगी, और ये हाई एनर्जी प्रोडक्शन होगा। तो सर ये क्या है, तो जनरली आप लोग ने क्रैम्प सुने होंगे, क्रैम्प है ना, बहुत बार आ जाते हैं, क्रिकेटर्स को आ जाते हैं, फुटबॉलर्स को ज्यादातर देखा हुआ है कि क्रैम्प्स आते हैं। तो क्रैम्प क्यों आता है कि जब आप हाईली एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा फिजिकल एक्टिव कर रहे हो, तो उस वक्त हम लोग को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर हर मसल सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वहां पर क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो जनरली क्रैम्प्स हमको पैर वगैरह में आते हैं, तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, तब हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड और मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और फिर वहां पर क्या होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप लोग ने जनरली एक्सपीरियंस किया होगा जब आप बहुत क्रिकेट खेल रहे हो या भाग रहे हो या दौड़ रहे हो, एक्सेसिव एनर्जी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिमिंग कर रहे हो, तो तब क्या होता है, तब आप एक्सेसिव कर रहे हो, आपके मसल्स पर ज्यादा प्रेशर कर रहे हो, तो मसल सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन रिच पहुंच नहीं पाता है, और जिसकी वजह से आपको क्या आ जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। वहां पर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है मसल सेल्स के अंदर, और इसकी वजह से आपको क्या आ जाते हैं, आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं, और तब आपके बॉडी के अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब उस मसल सेल्स के अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो ये था आपका, ये जो पूरा जो साइकिल था वो समझाया मैंने, इसको मैंने नीचे लिखा हुआ है, एक बार रीड कर जाता हूं। इन ऑल ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड, क्या लिखना कैसे है, पहले तो रिएक्शन लिखने हैं, फिर पायरुवेट लिखना है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल व्हाइल पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। द स्टेप इज स्मॉल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इट हैपेंस इन साइटोप्लाज्म। मैंने जैसे बताया कि सेल का न्यूक्लियस का जो आउटर एरिया रहता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, कैरी आउट होता है। फर्दर ब्रेकडाउन हैपेंस इन द फॉलोइंग वे, और फिर उसका कैसे होता है, फॉलोइंग वे में कैसे कैसे होते हैं। तो देखो ईस्ट के अंदर जैसे मैंने बताया क्या प्रोडक्शन होगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक, एकदम कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां पर रहेगा, ड्यू टू इट्स कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें ब्रोकन डाउन करते हैं, इथेनॉल, अल्कोहल है ना, अल्कोहल का एक फॉर्म है C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मसल्स में है तो ड्यूरिंग अ स्टेनियस फिजिकल एक्टिविटी, स्टेनियस मतलब एक्सेसिव, आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, एंड द डिमांड फ्रॉम द मसल सेल सडनली इंक्रीजेस, ऑक्सीजन की डिमांड सडनली बढ़ जाएगी, एंड दिस compensated the anaerobic respirations in the muscle. In such situation pyruvate is broken down into lactic acid, मतलब सडन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल, वो क्या करता है, पायरुवेट ब्रोकन डाउन कर देता है लैक्टिक एसिड में। और जो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मसल सेल भी हमारा ही था, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो बताया है, द पायरुवेट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। पायरुवेट्स ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, and the anaerobic respiration is norms is the most of the living organism, और जनरली ये किसमें, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमने जो ग्लूकोज ऑब्टेन किया था कार्बोहाइड्रेट में से, उसको हम लोग ने क्या किया, एनर्जी में कन्वर्ट किया, विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमारा मेन रेस्पिरेशन का पर्पस था। स्टार्टिंग नॉस्ट्रल से घुसे, अंदर गए, अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें को समझा, फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है,
ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया के बाद ब्रॉन्चिस, ब्रॉन्चियोल्स, ब्रॉन्चियोल्स से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से हम लोग लेके गए कहां पर, ऑक्सीजन से हम लोग लेके गए सेल के अंदर, सेल के अंदर गया सेल ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्जन किस में हुआ, पायरुवेट में हुआ, उसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के हम लोग ने उसका एनर्जी प्रोडक्शन किया। अब उसमें भी दो कैटेगरी थी, दो कैटेगरी कौन सी थी, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एटीपी क्या है, एटीपी हमारा एनर्जी करेंसी यूनिट है हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को समझाई। ये हो गए हमारा पूरा ह्यूमन के बारे में, ये जनरली हम लोग ने यहाँ पर पूरा ह्यूमन के बारे में देखा। प्लांट्स क्या करते हैं, तो भाई प्लांट्स का कुछ अलग ही वे में चलता है। प्लांट्स का क्या होता है, प्लांट एक्सचेंज थ्रू द स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस ऑफ सेल दैट आर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। क्या बोला है कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस टू लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस दैट आर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। मान लो एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है और फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। समझाने की ट्राई कर रहा हूं। प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं बिकॉज उनको भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, फूड ट्रांसपोर्टेशन और वो वगैरह वगैरह में उनको चाहिए होती है, तो वो रेस्पिरेशन करता है। तो रेस्पिरेशन में आपको पता है CO2 बाहर आएगा और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। लेकिन क्या होगा, जैसे यहाँ से आएगा ये फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस में जाएगा और यहाँ से वापस क्या आएगा, O2 बाहर आएगा, जो हमारे लिए भी अच्छा है और प्लांट फिर वापस ऐसे साइकिल चलती रहती है, ये साइकिल घूमती रहती है। रेस्पिरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, तो यहाँ पर देखो वही चीज बताइए कि प्लांट एक्सेस फ्रॉम स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोग को लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। रोल ऑफ स्टोमेटा मैसिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस था। द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ सेल दैट आर इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आते कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एक्सचेंज बाई डिफ्यूजन प्रोसेस से वो लोग का एक्सचेंज होता है। Carbon dioxide and oxygen goes into a cell or away from them, diffuses into air. The direction of diffusion depends upon, diffusion की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस पर। अब ये एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, ध्यान से देखना। एट नाइट टाइम, अब है ना ये एक मान्यता है, मैं आपको यहां से क्लियर करता हूं। एट नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर एक्सचेंज। देखो ये जो मैं बात किया, ये साइकिल डे साइकिल है कि सुबह का समय है, मस्त सनलाइट आ रही है, खाना वाना पक रहा है, ट्री खाना वाना पका रहा है, अपना खाना वाना कर रहा है, तो ये मस्त उस टाइम की बात है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है। लेकिन रात को अपने घर में बूढ़े लोग होते हैं जो अपने बहुत पुराने जमाने, रात झाड़ पासे नहीं जवानू, पेला पासे नहीं जवानू, आम नहीं जवानू, ता नहीं जवानू, कैम नहीं जवानू, बोलते हैं वहां आत्मा होती है, बराबर। ये सब फेक है, ये आत्मा का चक्कर नहीं है। साइंस क्या बोलता है, साइंस ये बोलता है कि रात के वक्त मान लो ये ट्री है तो ये रेस्पिरेशन कर रहा है। रात के टाइम पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन ही हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो ऑक्सीजन ये ले रहा है और वो क्या एक्सेल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रात के वक्त अगर हम लोग उसके पास जाएंगे, ट्री के पास जाएंगे, रात के वक्त अगर हम लोग वो ट्री के पास जाते हैं तो हमको क्या लगेगा, रात के वक्त क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, बिकॉज हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन। तो दैट्स द सिंपल लॉ कि रात के वक्त ट्री के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए, झाड़ के पास या पेड़ के पास, ट्रीज के पास मत जाओ। दैट्स द सिंपल थिंग, नथिंग एल्स। इसके अंदर कोई पुराने तांत्रिक का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर जादू मंत्र तोना नहीं चलता यहाँ, बराबर। देन ड्यूरिंग द डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, हेंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी वजह से कोई कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सी बात थी, समझने लायक, और प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन इसमें और 2-3 पार्ट मेरे को समझाने हैं। एक आता है आपका ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स क्या है, ज़ेरोफाइट्स मतलब जो डेजर्ट्स में होते हैं। अब डेजर्ट्स में जो प्लांट होते हैं उसकी एक माथाकुट है, उसकी एक माथाकुट ये है, वो बोलता है कि भाई मेरा जो रेस्पिरेशन का कामकाज है ना वो थोड़ा अलग चलेगा, क्योंकि मैं अगर सुबह में स्टोमेटल पोर्स को ओपन कर दूंगा ना, गैसेज एक्सचेंज कराने लग गया ना, तो मेरा तो ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, बिकॉज डेजर्ट के अंदर बहुत हीट होती है ना। तो बोलते साला मेरा तो लोचा पड़ जाएगा। अब ये लोचा पड़ जाएगा, ठीक है, ये लोचा पड़ जाएगा ज़ेरोफाइट्स का। तो ये क्या होगा, ज़ेरोफाइट्स का कंडीशन ये है कि रात के वो गैसेज एक्सचेंज कर लेगा, सुबह में आने दे, फोटोसिंथेसिस होने दे,
वो फोटोसिंथेसिस सुबह में करेगा, लेकिन ये जो स्ट्रोमेटल पोर्स का ओपनिंग का काम है ना, वो रात को ही करेगा वो, ठीक है। वो ज़ेरोफाइट्स में थोड़ा एक अलग ही उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का साइकिल है, और उसका अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं, रीजन पूछते हैं ऐसा क्यों है, तो बोल देने का कि भाई वो एट द डे टाइम अगर वो स्टोमेटल पोर्स को ओपन करेगा, ऑन द डे टाइम इफ इट ओपन स्टोमेटल पोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट एंड ट्रांसपिरेशन अकर्स, देयरफॉर the xerophyte exchange the gases in the night time only, उसका नाइट टाइम का साइकिल चलता है, ठीक है। सेकेंडली बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की। अब एक्वाटिक एनिमल्स में आपने देखा होगा फिश टैंक वगैरह के अंदर जब आप फिश होती है, जो फिश होती है वो जनरली अगर आप देखते हो तो फटाफट करती है क्या, रेस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज वो किससे करती है? पहला तो एक एमसीक्यू आता है यहाँ पर, गिल्स किसके थ्रू उसका कैरी आउट होता है? गिल्स के थ्रू चलता है, बिकॉज गिल्स की मदद से वो रेस्पिरेशन करती है, और ऑक्सीजन इजीली डिजॉल्वेबल नहीं है, बराबर, वाटर में इजीली डिजॉल्व नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको फास्टर रेट बढ़ाना पड़ता है जितना ज्यादा उसको रेस्पिरेशन हो सके। इसलिए आपने देखा होगा कि वहां पर वो फास्टर रेट में करती है अपना रेस्पिरेशन। तो ये था, दैट्स ऑल फ्रॉम द माय साइड। मैंने आज का आपका जो टॉपिक था वो रेस्पिरेशन था। देखो इसमें आपको सेम चीजें हैं, 2-4 क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, आज बोलोगे सर आज क्वेश्चन नहीं बताए, तो क्वेश्चन के बारे में बात कर लूं तो भाई प्रोसेस पूछ ले सकते हैं, स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पूछ सकते हैं, थोड़े बहुत एमसीक्यू आप लोग को बताया कि भाई हेयर का काम क्या है और लैरिंग्स क्या होता है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इपीग्लॉटस कभी कभी पूछते हैं, एक्सप्लेन इपीग्लॉटस, तो आपको समझाना है, वो एक ट्रैफिक पुलिस वाला है भाई, आने दे जाने दे वो काम करता है। और एच की आने का मैंने आपको रीजन समझाया कि वो कभी वो लंग्स के आएगा तो लंग्स के एरिया में आएगा तो वापस ढकेलता है, बराबर, वापस बाहर ढकेलेगा। एटीपी के बारे में समझाया, ये जो सिंथेसिस था वो आपको समझाया कि भाई बॉन्ड फॉर्म में एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जब हमको चाहिए उसका रिवर्स हम लोग कर लेते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईस्ट, म्यूकस, मसल सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होते हैं वो समझाए। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस थी, उसको समझाई। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट्स के अंदर होते थे वो ज़ेरोफाइट्स और एक्वाटिक। दैट्स ऑल फ्रॉम द माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज ये सभी के लिए बेस्ट कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।